अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, तमाम तर जबर के बावजूद कराची निकला है। यानी कराची से जो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कराची ने वही किया। कराची ने साबित किया कि कराची के लोग बहादुर हैं, दलेर हैं, उसूल पसंद हैं, और वो जबर के साथ ही नहीं है, बल्कि वो इंसाफ के साथ खड़े, वो मजलूम के साथ खड़े। कराची ने इमरान खान के साथ खड़े होने का फैसला किया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी नुक्ता नज़र से सबसे बड़ा मजलूम इमरान खान है, और मजलूमों की सबसे बड़ी आवाज़ भी इमरान खान है। इमरान खान के साथ ही कराची में आए, और जिस तरीके से पहले उनका इस्तकबाल किया गया, यानी मैं एक देख रहा था क्लिप, वो क्लिप बड़ा अजीब था। उसके अंदर बलूची पगड़ी थी, सिंधी अजरक थी, और सिंधी लोग मौजूद थे, और पंजाबी गाना था, और खैबर पख्तूनख्वा से आया हुआ वज़ीर आला था। यानी कैसे इमरान खान ने चारों सूबों को इकट्ठा कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, पगड़ी बलूचिस्तान की, अवाम सिंध की, और गाना पंजाबी नकदा कोका। ये इमरान खान है जिसने पाकिस्तान को एक लड़ी में पिरो दिया है। ये आपको किसी और पार्टी में ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ, एक दौर था ऐसा, जब बेनज़ीर भुट्टो का दौर शुरू हुआ था ज़िया उल हक के मरने के बाद, तब ऐसा लगता था कि एक औरत है जो पाकिस्तान को जोड़ती है। वो दौर था। उसके बाद कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ता हो। नवाज शरीफ कभी भी जीटी रोड से बाहर नहीं निकल सका। अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में गया तो 1-2 जिलों तक महदूद रहा। नवाज शरीफ बड़ा नहीं हो पाया, कहीं भी नहीं जा पाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेनज़ीर भुट्टो के बाद वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान में यकसा मकबूल है। सिंध ने साबित किया कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है। मज़ार कायद के इर्द गिर्द जिस लेवल की फस्तायत की गई है ना, ये सिंध हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है। वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट ने कायदे आज़म के साथ जो किया था वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। इन्हें अपना कारोबार, अपनी कुर्सी, अपना पैसा, अपना इक़्तिदार, अपना इख्तियार, उसके बाहर तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत ढीठ हैं ये लोग, बहुत ढीठ है। कई दहाइयों से यही कर रहे हैं। यही इन्होंने कायदे आज़म के साथ किया था। जिन्होंने कायदे आज़म को नहीं बख्शा, वो कायदे आज़म के मदार का एहतराम करेंगे। बेशर्मी का एक कंबल है जो उन्होंने ओढ़ा हुआ है कई दहाइयों से। अब कायदे आज़म के मदार के बाहर जिस लेवल की फस्तायत की जा रही है, ये तो देखो मदार किसका है। जो जमहूरियत की सबसे बड़ी आवाज़ था, बाबा कौम का मज़ार है, जो इंसाफ की बात करता था, मसावात की बात करता था, जमहूर की बात करता था। ये उसका मज़ार है जिसने पाकिस्तान बना कर दिया। और उसके मज़ार के बाहर गैर जमहूरी हरकतें, उसके मज़ार के बाहर फस्तायत, जबर, जुल्म, लोगों पर तशद्दुद, आंसू गैस। और ये कर कौन रहा है? सिंध हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के हरकारे, ये मिलकर ये कार्रवाई डाल रहे हैं। जो गंद इन्होंने मारा, बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। पहले ना बड़े शौक से पीपल्स पार्टी ने अपने मुंह पे फेयर एंड लवली लगाई। ये क्रीम होती है चिट्टा करने वाली, तो पीपल्स पार्टी ने बड़े शौक से अपने मुंह पे ये ब्यूटी क्रीम लगाई। लेकिन फिर 48 घंटे भी नहीं गुजरे, पीपल्स पार्टी ने अपने मुंह पे चेरी ब्लॉसम मार ली। जबरदस्त किस्म की पॉलिश इन्होंने अपने मुंह पे कर ली। ये है इनकी टोटल औकात जो इन्होंने किया। इन्होंने कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सुनसान रस्तों पे डाल दिया, और आज बाबा कौम की रूह को तकलीफ दे रहे हैं, और कराची के अंदर दे रहे हैं, मज़ार कायद के करीब दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के शहरियों ने, कराची के शहरियों ने वही किया जो कायदे आज़म का नज़रिया है। उन्होंने वही किया कि जुल्म और जबर के खिलाफ हम खड़े होंगे, जैसे हम हमेशा खड़े होते रहे। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियां दी, वो आज पाकिस्तान बचाने के लिए भी मैदान में आए। देखिए ना, जाली हुकूमत है, सब जानते हैं जाली है। सिंध हुकूमत भी जाली है, बलूचिस्तान हुकूमत भी जाली है, पंजाब हुकूमत तो बिल्कुल ही जाली है। सिंध में तो चलो पीपल्स पार्टी को थोड़ा बहुत वोट पड़ जाता है, बलूचिस्तान में तो वोट ही कोई नहीं है इनका, इनकी वहां भी हुकूमत बना दी। पंजाब में PMLN का वोट खत्म हो गया है, लाहौर में वो सीटें सारी हार गए। यानी लाहौर की टोटल मिला के 44 सीटें हैं सूबाई और कौमी असम्बली के हल्कों की, और उन सारी सीटों में से PMLN जो ठीक सीटें जीती है वो 3 है, बाकी सारी वो हार गई है। तो ये है जनाब इनकी टोटल औकात। जो कुछ इन्होंने देखा ना असल में गुज़िश्ता 48 घंटों में, उसने खौफजदा कर दिया एस्टेब्लिशमेंट को भी और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को भी। पहले इनका अंदाजा ये था कि फ्री हैंड दे देंगे, कोई नहीं निकलेगा, कोई ज्यादा खप नहीं पड़ेगी, कोई ज्यादा रोला नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर आएगा, उसके बाद हम PTI को गंदा करेंगे। लेकिन इनको अंदाजा ही नहीं था। ये बेवकूफ लोग हैं ना, इनकी असेसमेंट हमेशा गलत हो जाती है। जब ये इमरान खान को निकाल रहे थे ना ओहदे से, तो उस वक्त एक जर्नैल और एक ब्रिगेडियर सारे मीडिया वालों को, सारे सियासतदानों को और लोगों को बुलाकर वो ये कहते थे कि जनाब इमरान खान खत्म हो गया, 7% उसकी मकबूलियत बाकी रह गई है, 93% पाकिस्तान में हम एस्टेब्लिशमेंट मकबूल हैं, इमरान खान खत्म हो गया। और तब इनको अरशद शरीफ ने भी ये बताया, मैंने भी बताया, साबिर शाकिर ने भी बताया, हम सब ने इन्हें कहा कि यार बंदे बन जाओ, ना करो, ये फंस जाओगे तुम लोग, तुम्हें ग्राउंड के ऊपर लोगों के जज्बात का पता नहीं है। इन्हें आज भी नहीं पता था। इन्हें लगा कि शायद कराची नहीं निकलेगा, लेकिन कराची जिस तरीके से निकला उसने इनकी रातों की नींदें हराम कर दी। फिर इन्होंने रास्ते बंद किए। अब ये कहते हैं जनाब कि जो रास्ते बंद हुए ना, वो ट्रैफिक जैम हो गई थी भाई। जगह जगह पे वो हसनैन रफीक साहब ने रुक के पुलिस वालों के इंटरव्यू लिए हैं, उनसे पूछा कि रास्ता क्यों बंद किया है, तो उन्होंने कहा जनाब रास्ता बंद किया हुकूमत के कहने पे, हमें ऊपर से ऑर्डर आया, हमने रास्ता बंद किया है। कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए गए हैं,
जो रास्ते खुलवाए गए हैं उनमें क्रॉस कंटेनर खड़े हुए थे, कोई ट्रैफिक जैम नहीं हो रही थी, आगे सारी सड़कें खाली होती थी। फिर 1-2 किलोमीटर आगे जाते थे, फिर रास्ते बंद हो जाते थे। तो हर इलाके के एसएचओ को, एसपी को ये ड्यूटी दी गई कि जब तक ये लोग कराची पहुंचे, जगह जगह रास्ते बंद करो, इन्हें कराची नहीं आना चाहिए। वो उनकी हिम्मत है कि वो सुनसान सड़कों पर चले गए, वो ऐसे इलाकों में घुस गए, कच्चे पक्के से हो गए, किसी ना किसी तरह वो लोग पहुंच गए और वो कराची पहुंचे। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो जलसा की तरफ जा रहे हैं, तो जलसा तो होगा, ये तो सुहेल अफरीदी ने कहा था। तो पठान ने जो बात की है वो बात पूरी कर रहा है। अच्छा, जलसा जो है ना, ये अगर सारी हरकतें ना करते, गंद ना मारते, तो ये एक नॉर्मल चीज रहती है, एक जलसा हो जाता। पीटीआई ने पहले बहुत बड़े बड़े जलसे किए, उनमें से एक और बड़ा जलसा हो जाता या बहुत बड़ा जलसा हो जाता, एक मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक को मिल जाता। लेकिन जो मोमेंटम एस्टेब्लिशमेंट की इन हरकतों ने दिया है ना, जो पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर गंद मारा है, उसके बाद जो मोमेंटम मिलेगा इमरान खान साहब को, वो उससे पहले कभी नहीं मिलना था। ये ना कुछ लोग कहते हैं कि डाकुओं का और डफर्स का एक अलायंस है। डाकू वो कहते हैं जी पॉलिटिकल लोगों को जिन्होंने डकैतियां मारी हैं, बड़ी बड़ी कमीशनें खाई हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान आज तक तरक्की नहीं कर सका। और डफर्स ये कहते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जर्नल लोग हो गए, इनको अकल ही कोई नहीं, इनको पता नहीं सियासत कैसे होती है। तो इनका जो अलायंस है ना, उसकी वजह से इमरान खान साहब को बहुत फायदा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है उसे बहुत फायदा हुआ। और एक बड़ा जलसा होने की बजाय एक बड़ी तहरीक शुरू हो गई है। और पीपल्स पार्टी ने अपने मुंह पे जो फेयर एंड लवली लगाई थी, वो फौरी तौर पर चेरी ब्लॉसम में तब्दील हो गई है। बस इनकी यही औकात रह गई है। और ये बेवकूफ समझते हैं कि हमेशा ये जर्नैलों के जूतों और तस्मों के साथ लटक के इक़्तिदार में आते रहेंगे। तो ये बात याद रखो बेवकूफों कि ये जर्नैल हमेशा आपको अपने जूतों के साथ लटका नहीं पाएंगे। एक वक्त आएगा इनके लिए खुद भी चलना मुश्किल हो जाएगा गैर कानूनी और गैर आईनी रास्ते पे। इन्हें कौम इस ट्रैक पे डाल देगी जो असल ट्रैक है, और उसके बाद फिर आपको कौम के पास ही जाना पड़ेगा। तो वो होगा तुम सबका यौम हिसाब। जिस दिन कौम एस्टेब्लिशमेंट को सीधा कर देगी तो ये पॉलिटिकल पार्टियां कहां जाएंगी। तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया नादरीन, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, मार कुटाई हो रही है, लोग कंटेनर उल्टा रहे हैं। और मैंने कुछ मनाजिर देखे कि अवाम ही अवाम है, सारी सारे हर तरफ से लोग रुकावटें तोड़ के निकल कर आ गए। 20-20, 30-30, 50-50 के काफिलों में लोग पहुंचे और वो सैकड़ों और हजारों बनते गए। ये तुर्रा इम्तियाज जो है ना, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को हासिल है कि हजारों वाली मूवमेंट को लाखों में कैसे तब्दील करना है। कमाल कर दिया इन्होंने। जो काम सुहेल अफरीदी अकेला नहीं कर सकता था, वो काम कराची में मौजूद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हरकारों ने और सिंध हुकूमत ने मिलजुल कर दिया है। देखिए अब होगा क्या। एक तो आप ये याद रखें कि जो मोमेंटम चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची से और सिंध से, वो उन्हें मिल गया। अब अगर सिंध और कराची की क़यादत इसको कैश करे और कंप्रोमाइज होने से अपने आप को, अपने लोगों को बचाए, वहां बड़े मेहनती लोग हैं, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं और ये उनके काम की वजह से है, उनकी दिन रात की भाग दौड़, उनकी कुर्बानियों की वजह से है कि आज कराची के अंदर लोग खड़े हैं। तो अगर ये लोग इसको कैश कर गए ना, इस टूर को, तो सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी पावर बनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठेगी और स्ट्रीट मूवमेंट में इनका सबसे बुनियादी किरदार हो जाएगा। अब इन एक्टिविटीज के बाद 8 फरवरी को सिंध में शटर डाउन हड़ताल, वो कैसे नाकाम हो सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत सारे लोग इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं क्योंकि सब लोग हुकूमत से तंग है। हुकूमत की हरकतें ही ऐसी हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर चीनी हो या आटा हो, सब में कीमत बढ़ गई है। बिजली हो या गैस हो, हर चीज में कीमतें बढ़ रही हैं। तो किसी चीज की कीमत कमी नहीं हो रही। और ये क्यों हो रहा है? हुकूमत ना लायक है, ना अहल है, पैसे इकट्ठे करने की काबिलियत नहीं है, कुछ कमाई कर नहीं सकते, लिहाजा आवाम की जेबें टटोल रहे हैं और जो बचा कुछ आवाम के पास थोड़ा बहुत पैसा रह गया वो उनकी जेबों से निकाल रहे हैं। अब होगा ये नाज़रीन, मैं आपको पहले ही बता दूं, पीपल्स पार्टी के पास ना कुछ औरतें हैं, बड़ी चालाक औरतें। अब इन औरतों को छोड़ा जाएगा टॉक शोज के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया के सामने। ये आकर कहेगी जी पीटीआई ने तो कोई कुर्बानी नहीं दी, कुर्बानियां तो हमने दी हैं, ये तो 4 डंडे पड़े हैं तो मुंतशिर हो गए, ये तो बंदा ही कोई नहीं निकला, ये तो ट्रैफिक जैम थी, पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरी जमात है, हमने इनको फ्री हैंड देकर देखा, कुछ नहीं कर सकते। ये इस किस्म की बातें कुछ औरतें आएंगी। लेकिन अभी इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं, अभी आपको बता देते हैं। ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट आपके सामने टीवी स्क्रीन पे आपकी मौजूद है इस वक्त। इसमें दिखाया गया है जनाब के इरफान सलीम साहब हैं, सुहेल अफरीदी साहब हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं, इरफान कामरान बंगश साहब हैं। तो ये लोग जनाब, इनको दिखाया गया कि ये लोग हैं और इन्होंने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था। अभी इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं 5 मिनट के अंदर। कम से कम चंद चीजें तो ऐसी मैं आपके सामने रखूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट नुकता है वो ये है कि ये कैसे हो गया कि 4 दिन के अंदर अंदर ही रिपोर्ट आ गई। देखिए ना, 4 दिन के अंदर रिपोर्ट कैसे आ सकती है? आपने एक चीज भिजवाई और 4 दिन के अंदर रिपोर्ट आ गई। 4 दिन में कभी भी रिपोर्ट नहीं आती, ये महीनों लग जाते हैं इस रिपोर्ट को बनाने में। नंबर 1। नंबर 2 सवाल ये है कि जिस शख्स का फोटोग्रामेट्री टेस्ट होता है ना, उसकी तस्वीर पहले खुद फोरेंसिक लैब वाले लेते हैं, वो तस्वीर नहीं ली गई। यानी ये लैब वालों ने जाना था, जाके सुहेल अफरीदी का फोटो लेना था
कामरान बंगश का फोटो लेना था, तैमूर सलीम झगड़ा का फोटो लेना था अपने कैमरे से और उसके साथ कंपैरिजन करना था। तो इन लोगों को तो ना बुलवाया गया, ना इनके पास जाया गया। तो इन्होंने कैसे पता किया? यानी एक और रूल इन्होंने वायलेट कर दिया। नंबर 3, इस रिपोर्ट में एक जगह यह भी लिखा गया है कि इसमें एडिटिंग फीचर्स भी ऑब्जर्व किए गए हैं कि इन वीडियोस को या तस्वीर को जो हमें दी गई हैं इनमें एडिटिंग भी है। चलें ये भी छोड़ दें, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ये जिन लोगों के ये फोरेंसिक किए गए हैं इनमें से कोई शख्स भी उस मुकदमे में शामिल नहीं है। रेडियो पाकिस्तान पे 9 मई को जो हमला हुआ था मुबैना तौर पे, हालांकि एमल वली खान साहब ये कहते हैं कि ये एजेंसियों ने खुद किया था, पीटीआई भी ये कहती है कि ये एजेंसियों ने खुद किया था, इससे पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चलें जो भी हमला हुआ था उसके मुकदमे में ये बंदे वैसे ही शामिल नहीं है, तो इनका फोरेंसिक क्यों किया गया? सवाल ये पैदा होता है ना, मुकदमे की बुनियाद के ऊपर फोरेंसिक होता है ना कि जनाब ये मुकदमा दर्ज है, इसके ऊपर फोरेंसिक कर लें, ये बंदे इसमें नॉमिनेट हैं, ये बंदे नामजद मुलजिम ही नहीं है जिनका फोरेंसिक करवा दिया, तो फिर इनका फोरेंसिक करवाया क्यों? ये ना बड़ा सवाल, इसका जवाब आपको देते हैं। क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनसे बहुत तंग है और उन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया, इनको किधर फिक्स करें? उन्होंने कहा इनको 9 मई में फिक्स कर दें। 9 मई में कहां पे फिक्स करें? ये इनको रेडियो पाकिस्तान में फिक्स कर दें। लाओ जी इनकी तस्वीरें निकालो, ये वीडियो जनाब इनकी ढूंढो, ये दे देते हम लाहौर में फोरेंसिक लैब को, और उन्होंने 4 दिन के अंदर रिपोर्ट भी वापस कर दी और इन्होंने टाउटों के जरिए से हर तरफ सोशल मीडिया पे लगवा भी दी। और ऐसे बेवकूफ लोग हैं कि ये कहीं पे रिपोर्ट में नहीं लिखा कि ये वीडियो किस वक्त की है और किस जगह की है। देखिए ये तो नहीं होगा कि आप मेरी एक तस्वीर उठाएं, मैं यहां बरतानिया में हूं, और दूसरी तस्वीर उठाएं और उसमें आप फोरेंसिक वालों को कहें इन दोनों को चेक करें ये एक ही बंदा, और वो कहें जी एक ही बंदा, आपके जी जुर्म साबित हो गया। हालांकि जुर्म हुआ किसी और जगह पे लाहौर में, और मेरी दोनों फोटो आपने उठा ली बरतानिया से। तो ये कैसे हो सकता है? मैं आपको बताता हूं कैसे हो सकता है। ये देखें आप, सुहेल आफरीदी के अपने अकाउंट से ये एक तस्वीर जारी हुई थी, और ये तस्वीर सुहेल आफरीदी ने अपने अकाउंट से जब जारी की थी तो वो तारीख थी 16 मार्च 2023। 16 मार्च 2023 को ये एक वीडियो है जो सुहेल आफरीदी के अपने अकाउंट से जारी हुई। इस अकाउंट से जारी होने वाली वीडियो में सुहेल आफरीदी ये बताते हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, वाटर कैनन गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस हमारे पे चल रही है, लाठी चार्ज हो रहा है हमारे ऊपर, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमें शिकस्त नहीं दे सकती। हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे अपने आखिरी सांस तक। ना ये उस जगह की तस्वीर है, ना ये उस जगह की वीडियो है, ना ये वो शहर है, ना ये वो दिन है। तो इसको आप साबित कर देंगे ये सुहेल आफरीदी है, ये तो खुद सुहेल आफरीदी बता रहा है कि मैं हूं, लेकिन ये जगह भी वो नहीं है, वो कुआं भी वो नहीं है, टाइम भी वो नहीं है, तो ये साबित नहीं हो सकता। उल्टे लमक जाओ, जो मर्जी कर लो, इन्होंने डाइवर्जन लगाने की कोशिश की है और इनके पल्ले कुछ नहीं है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, इन्होंने भी जनाब साबित कर दिया। इन्होंने कहा जनाब ये तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं और ये मेरी अपनी वीडियो है, और अगर अब किसी सहाफी ने इसकी बुनियाद के ऊपर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया ना, तो मैं उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लूंगा, कानूनी कार्रवाई मैं उसके खिलाफ करूंगा। अगर किसी ने इस पे गंद मारा और दोबारा कोई ऐसी हरकत की, तो तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने भी ये वार्निंग जारी कर दी, अगर किसी ने किया तो फिर मैं बताऊंगा। अब ये तैमूर सलीम झगड़ा साहब एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए सड़क से जा रहे हैं, वो उनकी एक वीडियो है जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई हुई है खुद। उस वीडियो को उठा के ये पूछा गया लैब से कि जनाब ये तैमूर सलीम झगड़ा ही है, वो तो खुद बता रहा है कि मैं हूं। अब इसका जनाब 9 मई से और रेडियो पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? तो ये इन्होंने गांधी मारा, बाकी डफर है, इनको बिल्कुल अकल मौत नहीं है, ये सिर्फ डाइवर्जन लगाने की कोशिश और कुछ नहीं है। नाज़रीन एक अजीब सी बहस शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, उसको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, ये आपस में लड़ने में बड़े माहिर हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों में आपस में एक लड़ाई शुरू हो गई कि जनाब जालिम और जाबिर कौन है, यानी ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि जनाब सिर्फ शरीफ खानदान जालिम है या सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट जालिम है। ये इस बात के ऊपर आपस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लड़ रहे हैं। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैंने शरीफ खानदान को और पीएमएलएन की सियासी जमात को 5 साल तक बतौर रिपोर्टर भी कवर किया है। जो लाहौर के हमारे जर्नलिस्ट हैं वो हकीकत को जानते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे ज्यादा जालिम सियासी खानदान ये शरीफ खानदान है, जिन्होंने दबा के जुल्म और जबर किया है। सारे मॉडल टाउन में तो इनके साथ एजेंसियां नहीं थी ना, उन दिनों तो इनके साथ एजेंसियों के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, वहां भी इन्होंने बंदे मार दिए थे, 100 बंदों को गोलियां मार दी थी पुलिस के जरिए से। ये बहुत जालिम लोग हैं। एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ हो या ना हो, ये जुल्म करने से बाद ही नहीं आते। दूसरी जाने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट 70 साल से कौम पे जुल्म कर रही है, उन्होंने भी जबर का कोई हथकंडा नहीं छोड़ा। उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ वो किया जो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता। तो अब इन दोनों का अलायंस हो गया है। तो इस बात पे लड़ने की बजाय कि कसूरवार इन दोनों में से कौन है, इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए कि ये दोनों ही कसूरवार हैं, ये दोनों ही बेशर्मी कर रहे हैं, ये दोनों ही जुल्म और जबर और फस्तायत में एक दूसरे के साथी हैं, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ इमरान खान एक बड़ी रुकावट है। सादी सी बात, उधर लड़ाई पड़ी हुई, नहीं जी नहीं,
ये तो साजिश हो रही है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट कह रही है। वो दूसरी तरफ के लोग कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये तो आप शरीफ खानदान को क्लीन चिट दे रहे हैं, आप उन्हें क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी नहीं, आप एस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट दे रहे हैं, आप उन्हें क्यों दे रहे हैं। और भाई दोनों ही मुजरिम हैं, आपस में लड़ने के बहाने चाहिए होते हैं लोगों को। मेरे ख्याल में आपस में लड़ना छोड़ें और इन्हें फोकस करना चाहिए असल मुजरिम की तरफ, और वो इनका एक इकट्ठ है। नवाज शरीफ सियासत के मैदान में पुराना आदी मुजरिम है। ये जब आसिम मुनीर साहब नए नए फौज में आए होंगे ना, उस वक्त भी नवाज शरीफ जर्नैलों के साथ मिलकर साजिशें कर रहा था। ये इतना पुराना आदी मुजरिम है साजिशें करने का पाकिस्तान की सियासत में, तो इनको भी आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। और जो एस्टेब्लिशमेंट की एक 7-8 दहाइयों से एक सिलसिला चला आ रहा है उनके जुल्म और जबर का, उनको भी आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। तो अपना फोकस आपको ठीक रखना पड़ेगा। इन दोनों का गठजोड़ बहुत पुराना है और इन्होंने अवाम को हमेशा बेवकूफ बनाया है। ये नूरा कुश्ती भी आपस में करें तो आपने नहीं मानना, ये रले हुए हैं आपस में। वो जूते पॉलिश करते हैं और ये जूते चमका के उससे अवाम को ठुड्डे मारते हैं। ये रल मिलकर अवाम के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपस की लड़ाई से बेहतर है फोकस इस बात के ऊपर रखें कि ये सारे मिलकर बेनिफिशियरी हैं और इमरान खान और अवाम के खिलाफ ये मिलकर एक जंग लड़ रहे हैं। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।